बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम जिस नाइट में खुश आमदीद। मैं आपका मेज़बान नजम अली ख़ान और इस वक्त हम सब अपनी इकानमी की तरफ देख रहे हैं और दुआ कर रहे हैं कि हमारी मईशत जो है वो आगे बढ़े। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड से प्रोग्राम की मंजूरी होने के बाद 1.1 बिलियन की पहली किस्त हमें मिल जाएगी, लेकिन उससे पहले जो हमें खुशखबरी मिली है वो ये है कि IMF के साथ हमारा एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के हवाले से जो फार्मूला तय पाया है और जो मंजूरी हुई है उसके मुताबिक IMF मुतमईन है। सऊदी अरब से हमें $2 अरब मिल गए हैं और अभी थोड़ी देर पहले वज़ीर ख़जाना इसाक डार ने ऐलान किया है कि हमें $1 अरब जो है स्टेट बैंक में रखने के लिए UAE से भी मिल गए हैं। इससे पहले मुख्तलिफ ममालिक जो है हमारे बड़े कर्ज़े रूल ओवर कर चुके हुए हैं, उनमें चीन ख़ास तौर पे शामिल है, जिसका वज़ीर आज़म बार बार शुक्रिया भी अदा करते हैं। अभी कुछ ही देर में ख़बर आ जाएगी कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग के बाद पाकिस्तान को IMF से अप्रूवल मिल गई है उसके एग्जीक्यूटिव बोर्ड से, जिसके लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान ये कह रहे हैं कि दुआ की जाए कि ये मंजूरी हो जाए। जैसे ही ये मंजूरी होगी उसके बाद यकीनी तौर पर पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से और पाकिस्तान में मज़ीद इमदाद के हवाले से हमारे जो दोस्त ममालिक हैं उनका एतमाद हम पर मज़ीद बढ़ जाएगा। IMF की तरफ से 1.1 बिलियन जो है जुलाई में ही मिलने का इम्कान है और उसके बाद अगली किस्त निगरान हुकूमत जब कायम होगी, क्योंकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने ऐलान कर दिया कि 14 अगस्त उनकी हुकूमत का आखिरी दिन होगा, उस दिन वो मुद्दत पूरी करेंगे और 14 अगस्त के बाद जो निगरान हुकूमत कायम होगी 1.1 बिलियन या 1 बिलियन की अगली किस्त जो है IMF की तरफ से तब मिलेगी और $1 अरब उस वक्त मिलेंगे जब नई हुकूमत कायम हो जाएगी। इस बारे में भी कह दिया गया है, यानी कि हम जो इस वक्त परेशान थे कि हमें डॉलर्स नहीं मिल रहे, हमारी इकॉनमी आगे नहीं बढ़ रही, या हमारे दोस्त ममालिक हम पर ट्रस्ट नहीं कर रहे, या IMF के साथ हमारे मामलात तय नहीं हो रहे, तो हम उन तमाम मरहलों में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जहाँ पर IMF की तरफ से ये सारी इमदाद मिलने के बाद डॉलर जो है वो नीचे आना शुरू हो गया है। डॉलर्स आने के बाद उसकी कीमत नीचे मुसलसल नीचे जा रही है, जहाँ पर पिछले 1.5 से 2 माह में पेट्रोल की कीमत में तकरीबन 20 रुपये कमी हुई है, लेकिन इसके साथ ही डीज़ल की कीमत जो है दोबारा ऊपर गई और 6 रुपये उसमें इजाफा हुआ था, वो अपनी जगह पर मौजूद है। लेकिन इसके साथ ही एक उम्मीद पैदा होती चली जा रही है कि आपकी इकॉनमी जो है अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी और आने वाले दिनों में हम कशकोल को तोड़ सकेंगे। सवाल ये भी किया जा रहा है कि अगर हम IMF के 1.1 बिलियन डॉलर को भी देख लें, हम सऊदी अरब से मिलने वाले 2 बिलियन डॉलर्स को भी देख लें, हम UAE से मिलने वाले 1 बिलियन डॉलर को भी देख लें, लेकिन इसके साथ ही जब हम इस माली साल की बात करते हैं, यानी कि ये जो जुलाई शुरू हुआ है और अगले साल जुलाई आने तक हमने $25 अरब वापस करने हैं, और अगर हम IMF के एक और प्रोग्राम की तरफ भी जाते हैं तो हमें कहा जा रहा है कि 6 से 8 बिलियन डॉलर और मिल सकते हैं। तो सवाल ये है कि हम ये बाकी पैसे कहाँ से पूरे करेंगे। अगर हम कर्ज़ों की तरफ देखें और कर्ज़े लेकर हमने ये कर्ज़े उतारने हैं तो फिर हमारे लिए एक को हमालिया है, लेकिन अगर हमने इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना है, सरमायाकारी की तरफ जाना, और जैसे हम बात कर रहे हैं ज़रूरी इनकलाब के हवाले से, जहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि 44 लाख एकड़ ज़मीन आबाद होगी, $50 अरब की यहाँ पर सरमायाकारी हो जाएगी, जहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं कि हम अपनी बर्थ जो है मुख्तलिफ जो हमारे बंदरगाहें हैं वहाँ पर हम उनको लीज़ पर दे सकते हैं, हम अपने बोझ उतार सकते हैं। तो अगर मैं इस सरमायाकारी को देखूं और इन के लिए जो इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं उनको देखूं तो फिर ये $25 अरब जो है पीनट लगते हैं और वाकई हम इनको अदा करने की पोजीशन में नज़र आते हैं। ये तो एक सूरत नज़र आती है कि पाकिस्तान अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा, आगे चलने लगेगा, लेकिन इसके साथ ही जो हमें तशवीशनाक चीज़ें नज़र आती हैं वो ये हैं कि ये सब कुछ तो होता चला जाएगा, लेकिन ये सब इसके फ़वाइद जो है आवाम तक कब तक पहुँचेंगे। आटे का 20 किलो का थैला जो है 2850 रुपये का हो गया है। 2850 रुपये का कभी भी पाकिस्तान की तारीख़ में पंजाब में, लाहौर में आटे का थैला 20 किलो का नहीं हुआ था। ये एक नई महंगाई है जिस तक हम पहुँचे हैं, क्योंकि हम अभी चंद साल पहले तक 1000 रुपये से कम पर ही आटे का 20 किलो का थैला लेते रहे हैं। इसके साथ ही चीनी जो है वो 180-140 रुपये किलो पर पहुंच चुकी है, और हमारा जो ब्रायलर चिकन है जो कि हमारे बहुत सारे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास घरानों में प्रोटीन की ज़रूरियात को बेहतर तौर पे पूरी करता है, वो जो है उसकी कीमत भी 600 रुपये से कम नहीं हो पा रही। ये 700 और 750 तक भी पहुंची थी। इस वक्त आज का रेट मैंने जो चेक किया मार्केट से तो 608 रुपये लाहौर का रेट था।
अब अगर इसी को आगे देखा जाए तो हम ये समझ रहे हैं कि इसके नतीजे में अगर खुशहाली आती है तो चीज़ों की कीमतें कम होंगी और कुछ बेहतरी आएगी, लेकिन इसके साथ ही पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने एक मरतबा फिर पेट्रोल पंप बंद करने की धमकी दे दी है। उनका ये कहना है कि भाईजान हमारा जो मार्जिन है उसको बढ़ा दिया जाए, 5% इसको ले जाया जाए, हमारे लिए कारोबार वायबल नहीं है, हम आगे किस तरह बढ़ सकते हैं। इसके साथ ही हम देखें तो सरकारी मुलाजमीन जो हैं वो भी सरापा एहतजाज हैं। आज दूसरा तीसरा दिन जब गुजर रहा है तो यहाँ पर तीसरे दिन के इख्तिताम पर यहाँ पर जो सूरत हाल बनती नज़र आ रही है वो ये है कि लोग परेशान हैं और हुकूमत की तरफ से कोई रब्ता नहीं किया जा रहा है। ये सारी इकॉनमी की सूरत हाल है। स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है, सोना कुछ सस्ता हो रहा है, डॉलर की कीमत नीचे आ रही है, लेकिन क्या हमें कुछ इससे बेहतरी की उम्मीद लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए, या अभी भी हम ख़तरे में हैं या पाकिस्तान ख़तरे से बाहर निकल चुका है? सनतकारों को, ताजरों को और आवाम को कोई रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा? प्रोग्राम का आगाज़ ही मैं कर रहा हूँ। चैम्बर ऑफ कॉमर्स लाहौर के प्रेसिडेंट काशिफ अनवर मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, उनकी तरफ जाना चाह रहा हूँ। काशिफ साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। काशिफ साहब, ये सारा मंजरनामा आपके सामने आ गया। डॉलर जो है यूएई से भी 1 अरब डॉलर आ गए, इसके साथ साथ सऊदी अरब से भी आ गए। IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो अभी कुछ ही देर में मंजूरी दे देगा, 1.1 बिलियन अभी आ जाएगा, 1 अरब निगरान हुकूमत में आ जाएगा, 1 अरब उसके बाद हुकूमत में आ जाएगा। सरमायाकारी की बातें की जा रही हैं और इस हद तक बातें की जा रही हैं कि ज़रूरी इनकलाब बर्पा किया जाएगा और 50 अरब डॉलर की सरमायाकारी उसमें भी हो जाएगी, 40 लाख लोगों को वहाँ से रोज़गार मिल जाएगा, हम कोई अपनी बर्थें देंगे, हम पता नहीं क्या क्या करेंगे। उसके नतीजे में आपको नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान ख़तरे से निकल गया है? जी, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान खतरे से नहीं निकला, लेकिन हम जो डिफॉल्ट के खतरे में थे, हम डिफॉल्ट से बाहर निकल आए हैं। अच्छा, मैं जो खतरे से हम नहीं निकले, मैं उसकी इकोनॉमी के तनाजुर में बात कर रहा हूँ कि देखें, हमें अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है, हमें अपनी इम्पोर्ट्स को कम करना है, और जो सबसे बड़ी बात है जो मैं हर प्लेटफॉर्म पे बात करता हूँ, द मदर ऑफ ऑल इविल्स इज डिवैल्यूएशन। और मैं ये भी बताऊं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने ये अंदिया दे दिया है कि हमारा जो रुपया है इस वक्त प्रेजेंटली इक्विवेलेंट टू डॉलर 240 से 250 तक है, और इसने डॉलर की वैल्यू ने नीचे आना है। सो जब आपकी डिवैल्यूएशन कंट्रोल होगी और आपका रुपी स्ट्रांग होगा, आपके मुल्क के अंदर इंटरेस्ट रेट भी कम होगा, आपके मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन रेट भी कम होगा, आपके मुल्क के अंदर महंगाई भी कम होगी। और जो सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त मैं तो सीधी सीधी झटकी बात करता हूं कि जब आप 300 के इक्विवेलेंट आप इंपोर्ट करेंगे और आप उसको कन्वर्ट करके अवाम को देंगे, और जब आप 250 के करीब उसको कन्वर्ट करेंगे और अवाम को देंगे, तो अल्टीमेटली अवाम को बेनिफिट मिलेगा। मैं जी इंशाल्लाह आई एम वेरी होपफुल कि अगर पॉलिसीज इसी सिमत में रही, और मुझे इस बात पे भी यकीन है, देखिए जो पाकिस्तान की सबसे ज्यादा खुशकिस्मती है, हम डिफॉल्ट नहीं हुए, और दूसरी बात यह है कि हमें एबिलिटी थी तो हमारा IMF के साथ ये एग्रीमेंट हुआ है। अगर आपके पास ये एबिलिटी ना होती, आप इतने कैपेबल ना होते, आपके इतने रिजर्व ना होते, आपके पास इतनी स्ट्रेंथ ना होती, तो IMF आपके साथ कभी भी एग्रीमेंट ना करता। IMF ने अगर आपके पास एग्रीमेंट किया है, तो ये बात नहीं है कि हमने, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर साहब को इन्वॉल्व होना पड़ा, तमाम हमारी मिनिस्ट्री ने बहुत काम किया है, लेकिन पाकिस्तान भी कंगला नहीं है। मैं सॉरी ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में भी कुछ है, पाकिस्तान कैपेबल है, हमारे इंशाल्लाह हालात बेहतर होंगे। और जो आपने 27 बिलियन डॉलर्स की बात की है, उसमें ये वो लोन भी है जो हमारा रोल ओवर भी होना है। अच्छा। अभी देखें, अल्हम्दुलिल्लाह आपको ये सऊदी अरब से पैसे आ गए, आपको दुबई से पैसे आ गए, आपको चाइना से पैसे आ जाएंगे, तो जो उसका इमीडिएट सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ेगा आपकी इकोनॉमी पे, आपका रुपया मुस्तहकम होगा, और आपका जो डॉलर के वर्सेस इसकी इक्विवेलेंट करेंसी है, वो रुपया जो डॉलर है वो आपका कमजोर होगा। जी काशिफ साहब, एज प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, डू यू ट्रस्ट अपॉन इसहाक डार? देखिए, इस वक्त जो पॉलिसी है और जो आप फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर निकले, और मैं ना इसहाक डार साहब की शख्सियत पे बात कर रहा हूँ, ना मैं इस वक्त किसी और की, मैं इस वक्त जो इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस है मैं उस पे बात कर रहा हूँ कि आपको जितने इंटरनेशनल डोनर्स थे वो ये कह रहे थे कि IMF के साथ जाके मुआहिदा करें, रिस्पेक्टिव ऑफ डेट के साथ डार साहब है या कोई और है,
आपने आईएमएफ के साथ मुआहदा किया है, आईएमएफ की आपने शर्तें पूरी की हैं, आपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया है, आपने डिवेल्युएशन की है, आपने महंगाई की है, आपने पेट्रोल की प्राइसेस को बढ़ाया है, आईएमएफ के कहने पे किया है आपने सारा कुछ आपने। और मैं एक और बात क्या करूं अवाम के लिए जो बहुत जरूरी बात है कि जो आपका बिल आया था, जो बजट पेश हुआ था, उसमें बहुत सी फैसिलिटीज अवाम के लिए दी गई थी, लेकिन आईएमएफ के कहने पे वो आपने तमाम फैसिलिटीज रिवर्ट बैक की हैं। तो इंशाल्लाह देखें, ये मुश्किल वक्त है, मैं ये नहीं कहूंगा कि जनाब हम क्राइसिस, बिल्कुल हम क्राइसिस में हैं, मुश्किल वक्त में हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि हम अपने मुल्क को इस क्राइसिस से नहीं निकाल सकते। अच्छा, वो सर एक और चीज़ बताइएगा, क्योंकि अब हम बढ़ रहे हैं इंतखाबात की तरफ और ठीक 2 महीने के बाद हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करने जा रही है और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी कह दिया है कि 14 अगस्त को मुद्दत पूरी हो जाएगी। अब ये बात की जा रही है कि 8 अगस्त से 14 अगस्त के दरमियान असम्बलियाँ टूट सकती हैं, अगले इंतखाबात होंगे, आपको उसके नतीजे में बतौर सनतकार, बतौर ताजर रहनुमा, आपको आन इलेक्शन इंतखाबात और इंतखाबात के बाद मजबूती, इस्तेहकाम, तरक्की, खुशहाली नज़र आ रही है, नहीं नज़र आ रही? जी इंशाल्लाह, आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक और मैं बहुत पुरुम्मीद हूँ कि इंशाल्लाह अगर पॉलिसीज ऐसी ही चलती रहीं तो हमारे मुल्क, देखें, और एक और बात बहुत जरूरी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अगर आपके मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी नहीं होगी। तो मेरी रिक्वेस्ट तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की लीडरशिप और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज से ये है कि प्लीज एक पेज के ऊपर बैठ जाएं। पाकिस्तान इस वक्त ऐसे मुश्किल वक्त से गुजर रहा है कि जब तक आप एक पेज के ऊपर नहीं। और एक और बात, एक पाकिस्तानी सरमायाकार इस मुल्क में क्यों इन्वेस्टमेंट करेगा? देखें, सबसे पहले हमें पाकिस्तान, लेकिन काशिफ अनवर साहब, इससे पहले आप इंतखाबात की मुखालफत करते रहे और आप कहते रहे कि इंतखाबात कोई ज़रूरी नहीं है, पाकिस्तान ज़्यादा ज़रूरी है। देखें, मैं चैम्बर के इंतखाबात की जरूर मुखालफत करूंगा, क्योंकि एक्ट में आ गया है कि 2 साल के लिए टर्म होगा ऑफिस बेरट का और इलेक्शंस नहीं होंगे। लेकिन डेमोक्रेसी हमें हर हाल में माननी चाहिए। मुल्की इंतखाबात जरूर अगर टाइम पे होने चाहिए। मैं इंतखाबात की मुखालफत नहीं कर रहा, मैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की मुखालफत कर रहा हूँ कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एक पेज पे बैठना चाहिए। सही। और आखिर में एक और चीज़ बताइएगा, पाकिस्तान आर्मी एक बड़ा रोल प्ले कर रही है, जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो बड़ा एक रोल प्ले कर रहे हैं, आप समझते हैं कि ये एक अच्छी इलामत है? जी, हम तो देखें, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे हम कह रहे थे कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ इन्वॉल्व हों, पॉलिटिकल पार्टीज को एक पेज पे बिठाएं। मुल्क चूंकि इस्तेहकाम की तरफ नहीं जा रहा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ रही, तो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को अपना रोल अदा करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने, आर्मी ने अपना रोल बहुत अच्छा अदा किया है और इट विल हेल्प अस अ लॉट कि हम इस मुल्क को अपनी इकोनॉमी की तरफ भी ले जाएंगे और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को भी कायम रखने में आर्मी का एक बहुत अच्छा रोल होगा। और आप सेटिस्फाई हैं, मुतमईन हैं, आने वाले दिनों के बारे में पूरी उम्मीद है? मैं जी बहुत पुरउम्मीद हूँ और मैं ना सिर्फ हुकूमत से, आने वाली हुकूमत से, मुझे पाकिस्तानियों से बहुत उम्मीद है। और मैं बल्कि आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से अपने एक्सपेक्टेड पाकिस्तानी को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप जो पैसे भेजते हैं वो आप स्टेट बैंक में भेजें, हुंडी के जरिए ना भेजें। इस दफा और पिछले साल का $5 बिलियन का फर्क पड़ा है। जो आपने रकूम तो भेजी है, लेकिन आपने ऑफिशियल सोर्सेज से नहीं भेजी। अपनी रकूम को ऑफिशियल सोर्सेज से भेजें। हमें आपके पैसों की बहुत जरूरत है ताकि वो ऑफिशियली आए और हमारा रुपया जो है वो मुस्तहकम हो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। काशिफ अनवर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ ही अशरफ मेहताब साहब हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियोस में मौजूद हैं। आप चीफ रिपोर्टर नई बात को इकनॉमिक रिपोर्टिंग के हवाले से, एक बड़ा नाम है शहर का। बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ यहाँ पर वक्त देने के लिए। आपने सारी गुफ्तगू सुनी। आपको लग रहा है कि अब ये जो $2 अरब सऊदी अरब से आ गए, $1 अरब UAE से आ गए, अभी एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग होने वाली है, मोस्ट प्रोबेबली बहुत ज़्यादा इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि हम मंजूरी लेने में कामयाब हो जाएंगे और उसके नतीजे में, क्योंकि इस वक्त सारे सिग्नल्स ग्रीन हैं, ओके नज़र आ रहे हैं, आपको आने वाला वक्त अच्छा नज़र आ रहा है? जी बिल्कुल, नाउमीद तो होना नहीं चाहिए, नाउमीदी वैसे ही गुनाह है। असा तरले ही इन्हें पाए ने कि मननी पै गई है। अच्छी गल मुलाकात से क्या तरले पाए ने, किने फोन किए, मुलाकातें की और उसके बाद जाके ये बर्फ़ पिघली है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा हो गया। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि हम कब तक कर्जे लेते रहेंगे। हमें कोई ज़्यादा लुडियाँ नहीं डालनी चाहिए, हमें खुश नहीं होना चाहिए कर्ज़ों के ऊपर कि हम कहें कि 2 अरब वहाँ से आ गया, 1 अरब यहाँ से आ गया। अब ये होगा
कि जो वर्ल्ड बैंक है वो भी हमें 50 करोड़ डॉलर देगा, फिर इसके एशियन डेवलपमेंट बैंक भी हमें 50 करोड़ डॉलर देगा, 1 अरब ये भी आप ऐड कर लें, तकरीबन 12 साढ़े 12 अरब आपके आने वाले 2-3 महीने में आपके किटी में आ जाएगा, यानी कि आपके ज़र मुबादला में ऐड हो जाएगा। फिर आपके पास जो कमर्शियल बैंक है उनके पास भी 5 अरब डॉलर पड़ा हुआ है, तो इस तरह से कोई 17-18 अरब डॉलर के करीब आप पहुँच जाएंगे। और यही एक हमारा ज़्यादातर 17-18 अरब डॉलर तक पहुंच जाएंगे। कब तक पहुंचेंगे? यही आने वाले चंद ही महीनों में, यानी 2 या 3 महीनों में हम इस पे 4 महीनों में पहुंच जाएंगे। और उसके बाद फिर आप ये कह रहे हैं अगली हुकूमत जब कायम होगी तो हम कोई 16-17-18 अरब डॉलर पे खड़े होंगे। हम एक मौके पे पहुंचे थे, फिर वापस इस वक्त भी हम अगर देखा जाए तो ये जो जितने पैसे आपने गिनवा दिए हैं 12 और 4 5 17 तो तकरीबन हो गए हैं। ये जो प्राइवेट कमर्शियल बैंक हैं उनके भी डाल लें, आप अपने भी डाल लें, तो इतने के करीब हम पहुंच गए हैं। लेकिन असल जो रकम होगी वो स्टेट बैंक के पास जो आएगी वही हमारे लिए ज़र मुबादला कंसिडर होगी। लेकिन आप ये देखेंगे सारे का सारा ज़र मुबादला उधार का है, आपका अपना नहीं है। आपका इतना बड़ा मुल्क है, 24 करोड़ से ज़्यादा आपकी आवाम है, और आपकी जो जीडीपी है तकरीबन 380 अरब डॉलर की है, जो कि इस वक्त मेरे हिसाब से 500 अरब डॉलर की होनी चाहिए थी। अगर आपके मुल्क ने इस वक्त सही पाँव पे खड़े होना होता तो ये 500 अरब डॉलर की होनी चाहिए थी, फिर जाके आपके कारोबार भी चलते, इन्वेस्टमेंट भी होती, लेकिन नहीं हुआ। उसकी असल वजह क्या है? अगर ये पैसे जो आए हैं ये इसी तरह कर्जे में चले जाएंगे तो हम फिर वो मांगते फिरेंगे, फिर हमारी किटी खाली हो जाएगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने जो इखराजात हैं उनमें तवाज़ुन लाएं, उनमें अच्छा, कमी मतलब करें। एक बात की जा रही है कि हम आगे चलना है तो हम कर्जों पे नहीं चल सकते। सारी बात ये वज़ीर आज़म भी कर रहे हैं, ये साकडार भी कर रहे हैं, ये तमाम माहिरीन कर रहे हैं, लेकिन वो कर रहे हैं अमली तौर पे। अब सवाल वो बात करें साथ साथ सरमायाकारी के हवाले से, आप पुरुम्मीद हैं कि पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी हो सकती है? जैसे ज़राअत की बात की जा रही है, जैसे मुख्तलिफ शोबों को लीज आउट करने की बात की जा रही है, ग्वादर की बात की जा रही है, कराची की पोर्ट्स की बात की जा रही है, बहुत सारे और हम बार्टर सिस्टम की तरफ जा रहे हैं। हम सस्ती LNG जो है अज़रबैजान से कहा जा रहा है कि हम बहुत ही सस्ती LNG ख़रीद रहे हैं। इन तमाम चीज़ों के ज़रिए हम इस्तेकाम की तरफ बढ़ रहे हैं। बिल्कुल बढ़ रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये इस्तेकाम जो है इसमें तसलसल उसी वक्त आएगा जब हम अपने पाँव जो चादर के अंदर करेंगे बाहर नहीं लेकर जाएंगे। मसलन थोड़ी सी चीज़ें मैं आपको गुनवा देता हूँ। जैसे आपने देखा कि पिछले दिनों जो ख्वाजा आज़म थे उन्होंने कहा कि 2 ऐसे महकमे हैं जिन्होंने 1000 अरब रुपया जो है वो बैंकों से कर्जा लिया, यानी कर्ज लेके वो चल रहे हैं। फिर उनके मुलाजम हैं, उनकी तनख्वाहें हैं, फिर उनके बाकी जो सहूलतें हैं वो भी सारी शामिल। अगर टोटली सारे अगर शामिल करें तो ये कुछ तकरीबन 2300 अरब के करीब बनते हैं सारे महकमों के, ये जो अल्ले तल्ले और ये कर्जे लेके हम चला रहे हैं। और इतना ही हमारा सर्कुलर डेट है जो गर्दिशी कर्जा है बिजली का। तो अगर हम यही कंट्रोल नहीं करते तो मुझे ये बताइए कर्जे जाएंगे कहाँ? फिर कर्जे लेने पड़ेंगे मज़ीद। तो इसलिए अभी से चाहिए, ये इन्वेस्टमेंट बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इन्वेस्टमेंट 1, 2, 3 सालों की बात नहीं होती। ये जो अब 50 अरब कह रहे हैं, हो सकता है अगले 20 साल में आए, 25 साल में आए, लेकिन उससे पहले भी तो जीना है ना हमने, उससे पहले भी हमने कारोबार करना है, उससे पहले भी अपना मीशत को संभालना है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने अंदर से जो इखराजात हैं, नजायज़ किस्म की जो चीज़ें हैं उसको ख़त्म करें। ख़ास तौर पे जो आपके सफ़ेद आती हैं महकमे हैं उनको देखें, उनकी निष्कारी करें, उनके अंदर जो माफिया ये बात की जाती है कि अगर आप इन महकमों की निष्कारी करते हैं तो वहाँ पर लाखों की तादाद में मुलाजमीन है जिनका बेरोजगारी जो है मैं आपको डरते हैं इसके ऊपर से। मैं फार्मूला दे देता हूँ आपके। इस वक्त जो है तकरीबन 600 से लेके 800 अरब रुपया उन सफ़ेद हाथियों के बजट से जा रहा है जो टैक्स पेयर की कमाई है। सही, आप ऐसे करें ना, हर महकमे के अंदर कमी है, स्टाफ की भी, अफसरों की भी कमी है, तो आप एक दूसरे में जम कर दें। आधे महकमे को आप जम करेंगे तो आधे तो जान छूट जाएगी ना अभी से आपकी। नहीं, अब देखें ना, पाकिस्तान रेलवेज है, उसको आप PIA में तो जम नहीं कर सकते, चाहे मिनिस्टर एक भी हो। और लेकिन PIA को पाकिस्तान रेलवे के अंदर बाकी लोगों को तो जम कर सकते हैं ना। पोस्ट ऑफिस के इजाफी जो मुलाजम है, जो नहीं है, वो जम करें, जो आपने उसको कट डाउन करना है, कट टू साइज करना है। बाकी जो NHA के लोग हैं उनको शामिल करें कि अगर रेल को धक्का लगाना होता है सबने जाके बैठ के, क्लैरिकल बंदे ने हर महकमे में उसी तरह का काम करना होता है। इसी तरह से अगर कोई काउंट ऑफिसर है तो काउंट ऑफिसर किसी महकमे का तो उसी तरह ही काम करेगा। ये मुमकिन ना हो क्योंकि बहुत सारी टेक्निकल जॉब्स होती हैं और उसके टेक्निकल जॉब को छोड़ के नीचे आप देखें ना, है ना कमी, हर महकमे में, पुलिस में कमी है, आपके लेस्को में स्टाफ की कमी है, आपके और जगहों पे स्टाफ की कमी है। तो उस चीज़ को पूरा करने के लिए इसी तरह करें ना, आप एक दूसरे के महकमे के अंदर जो इससे रिलेटेड बंदे हैं वो लाएं,
और उसको जब जम करेंगे यकीनी बात है अखराजात कम होंगे, वहाँ पे जो अल्ले तल्ले हैं वो कम होंगे, बाकी चीज़ें आपकी कम हो जाएंगी। इसके अलावा जो आपके इसी तरह सफ़ेद आती ज़मीनें पड़ी हुई हैं, आपके पास अरबों डॉलर की ज़मीनें हैं, आपकी स्टील मिल की ज़मीन है, लोग कब्जे कर रहे हैं उसके ऊपर, मुख्तलिफ जो शराफी है वो हीले बहाने से वहाँ क्लब बना रही है, तो वो उनको आप क्यों ऐसे कर रहे हैं? उसका जो आपका वहाँ पे स्पेयर पार्ट रोज चोरी होता है, वहाँ पे स्क्रैप जो है अरबों रुपए का स्क्रैप अब चोरी हो चुका है। चंद ही दिनों पहले आया था कितने अरब का स्क्रैप वहाँ पे चोरी हो गया, तो आपने चोरी करवाना है वो, आप उसको बेचते क्यों नहीं है भाई? आप अगर उसकी ज़मीन जो है तकरीबन मेरा ख्याल है 19,000 एकड़ से ज़्यादा उसकी ज़मीन है, अगर वो और उसका स्क्रैप ही ले लें तो आपको 8-10 अरब डॉलर तो वहाँ से मिल जाएगा। अशरफ मेहताब साहब हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, और इस वक्त जो एक बड़ा मसला जब हम बात करते हैं इकानमी के हवाले से, जब हम बात करते हैं रिलीफ के हवाले से, तो मुख्तलिफ खबरें हमारे सामने आती हैं और कहा जाता है कि जनाब ये बेहतरी हो जाएगी, ये बेहतरी हो जाएगी, लेकिन उसके साथ ही एक और ख़बर ऐसी आ जाती है जिससे पता चलता है कि नहीं, बेहतरी नहीं हो रही बल्कि यहाँ पर मज़ीद रुकावट पैदा हो रही है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जहाँ पे पाकिस्तान के लोग सस्ता पेट्रोल होने की उम्मीद लगाए बैठे हैं और ये कह रहे हैं कि रूस का पेट्रोल आएगा वो सस्ता होगा, वहीं पर ही पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने ऐलान कर दिया है कि वो हड़ताल पे जा रहे हैं क्योंकि उनको डीलर्स मार्जिन बढ़ाना होगा, 5% या उससे भी ऊपर लेकर जाना है। अगर डीलर मार्जिन बढ़ता है तो यकीनी तौर पे जो पेट्रोल सस्ता हो रहा है उसी में से पैसे निकलेंगे, आवाम को वही देने पड़ेंगे, पेट्रोल भी सस्ता नहीं होगा। और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि हम अगर आप ये हमारा मुतालबा नहीं मानते तो हम पेट्रोल पंप बंद कर देंगे। बहुत ही मशहूर ख्वाजा आतिफ अहमद हमारे साथ इसका टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। आप सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन है पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के। ख्वाजा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी जी ख्वाजा साहब, एक मरतबा फिर आपने धमकी दे दी कि हमने पेट्रोल पंप बंद कर देने हैं, हमने पेट्रोल महंगा कर देना है, अपनी कमीशन बढ़ा देनी है। क्या पोजीशन? हम तो उम्मीद लगाए बैठे थे कि पेट्रोल सस्ता होगा, आप पेट्रोल की सप्लाई बंद करने की बात कर रहे हैं, महंगा होने की बात कर रहे हैं। देखिए, इसमें यह है जी कि आप बिजली के बिल आप भी उतने ही मुतासर है उससे जितना मैं हूँ, और जो इंडस्ट्रियल कनेक्शन है वो उससे भी महंगा है। दिनों के हिसाब से नहीं, महीनों के हिसाब से नहीं, घंटों के हिसाब से महंगी हो रही है इस वक्त बिजली जो है। तो एक हाथ से हुकूमत ने हमारा थोड़ा सा मार्जिन बढ़ाया और दूसरे हाथ से उससे डबल वापस ले लिया, और अब हमारे पास अभी तो हमने धमकी नहीं दी, अभी तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद हमारी जो कोर कमेटी है वो बैठ के उसमें डिसीजन करेगी कि अगर तो हुकूमत ने सीधी तरह बात ना मानी तो फिर इसके अलावा हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। हम हड़ताल का नहीं कह रहे, हम अपना कारोबार बंद कर देंगे। वो तो आप हमेशा ही कहते हैं कि हम हड़ताल का नहीं कह रहे, हम अपना कारोबार बंद कर देंगे, लेकिन इससे पहले भी आपने अपना मार्जिन बढ़वाया था और आपने बहुत सारी जगहों पर स्ट्राइक हुई थी, बहुत सारी जगहों पर नहीं भी हुई थी। तो ऐसे में दोबारा बढ़ाने के हवाले इस वक्त आपका डीलर्स मार्जिन है कितना और आप इसको कितना ले जाना चाहते हैं? देखिए, कोई भी कारोबार जो है वो कम से कम हमें, हमारा टोटल इस वक्त मेरा ख्याल है 1.35% पे काम कर रहे हैं। ठीक है, हमारा थ्योरेटिकली स्पीकिंग जब आप किसी से गवर्नमेंट ऑफिशियल से बात करेंगे तो वो कहेंगे जी कि डीलर मार्जिन 7 रुपये, 7 रुपये में से 1 रुपया 35 पैसे फ्रेंचाइज फी की सूरत में कंपनी वापस ले जाती है। उसके बाद विद होल्डिंग टैक्स है, बाकी टैक्सेस निकाल के उसमें से हमारा जो इस वक्त 5 रुपये 30 पैसे बचते हैं। हमें 5 रुपये 30 पैसे में से तकरीबन 4 रुपये पर लीटर की आपकी ऑपरेशन कॉस्ट है। तो अगर करोड़ों रुपया लगा के तो उसके बाद आपने मतलब पल्ले से ही डालना है, तो उससे बेहतर है कि हम कारोबार को बंद करें। नहीं, आपके तमाम अखराजात निकाल के भी, आतिफ साहब आपकी कैलकुलेशन पे चला जाऊं तो आपके तमाम अखराजात निकाल के भी तो आपको 1 रुपया 30 पैसे बच रहे हैं ना पर लीटर, ये मालिक की जेब में जा रहे हैं ना। मैं आपको यही अर्ज कर रहा हूँ ना, अगर मेरी एवरेज सेल आप लगाएं, बहुत से पंप है जिनकी 2000-3000 डेली की सेल है, ठीक है, तो महीने का 90,000 लीटर बेचते हैं वो। मुझे वो बताएं कि 90,000 लीटर बेच के हाउ दे कैन सर्वाइव। सही, ये कितना चाहते हैं? अनजस्टिफाइड है। हम हुकूमत के साथ किसी कंसल्टेशन में नहीं जाना चाहते, लेकिन हुकूमत हमें खुद बंद गली में 7 रुपये लीटर से भी ज्यादा, ख्वाजा साहब 7 रुपये लीटर से भी ज्यादा आपको चाहिए, कितना चाहिए? देखिए, कोई भी कारोबार जो है हमें कम से कम 5% तो होना चाहिए ना प्रॉफिट। अच्छा,
आपका जो ग्रोसरी वाला है, आप एक माचिस बेचते हैं जिसकी कॉस्ट टोटल 2 रुपए 2.5 रुपए मैं होगी, आपका जो उससे मतलब समझ रहा हूँ, आपको- जो जमा तफरी कर रहा हूँ इस रेट के ऊपर, ये कोई आप 13 रुपए के करीब पहुंच रहे हैं। जी 12-13 रुपए, इससे कम में हमें काम ये नहीं चलता नजर आ रहा। देखिए ना, इन्होंने अपना फिगर्स की हेरा फेरी करके, तो एक्चुअल जो है वो आप मेरे से ज्यादा रिसोर्सफुल है और नॉलेजेबल है, तो तकरीबन मेरा ख्याल है 45% या 44% है इन्फ्लेशन। इन्होंने फिगर्स का हेरफेर करके तो ऑफिशियली 37% डिक्लेयर। सही। तो आप सिर्फ उसी का इम्पैक्ट डाल लें, बाकी सारी चीजों को छोड़ सर के आप कौन, पेट्रोल पंप मालकान कौन से खाई साहब गरीब लोग हैं, उन इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं आप? देखिए, अमीर लोग हैं सर आप, सारे अरबपति लोग हैं, करोड़पति लोग हैं। सब लोग कारोबार, पता नहीं किसी ने, देखें बहुत से लोग बैंक से लोन लेके कारोबार ये कर रहे थे। हमारी खैर सर, हुकूमत ने अगर आपकी बात ना मानी, हुकूमत ने अगर आपकी बात ना मानी तो आप कह रहे हैं हम स्ट्राइक पे चले जाएंगे, ये कब तक का प्लान है, क्या प्लान है, कोई शेड्यूल तय किया? अभी तमाम न्यूज़पेपर्स में रिक्वेस्ट अपनी भिजवा दी है जी। सही। अगर तो हुकूमत उस पर कुछ एक्शन ले लेती है कब तक? तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज फिर हमारी जो कोर कमेटी फैसला करेगी उसके मुताबिक हम आगे अपना कब लाइन तक? ऑफ एक्शन जो भी तय होगी। कोई लाइन ऑफ एक्शन कोर कमेटी कब? अगले 2-4 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह ताला ये डिसीजन हो जाएगा। अगले 2-4 दिनों में आप ये डिसीजन कर लेंगे कि आप ये बंद करना चाहते हैं, और आप ये कह रहे हैं कि जो आपको 7 रुपये मिलते हैं। आज उस हवाले से चेयरमैन साहब मीटिंग करने के लिए कराची से लाहौर तशरीफ लाए हुए हैं, सही। और इसी तरह बाकी जगह भी मुशावरत हो रही है, सही। तो उसके बाद फिर हम कोई प्राइम मिनिस्टर से या फाइनेंस मिनिस्टर से या बाकी लोगों से, मिनिस्टर पेट्रोलियम से, बाकी लोगों से भी मुलाकात है कोई? जी अभी तक तो वो बुलाएंगे तो हम जाएंगे, बिन बुलाए तो कोई नहीं जाता। तो वो अगर बुलाएंगे, अगर वो सीरियस हुए तो डेफिनेटली जरूर जाएंगे। अगर सिर्फ उन्होंने जमा खर्च करना है गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन, तो उसका कोई फायदा नहीं है, उसमें हमारा कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। अच्छा, इसमें आपकी एसोसिएशन क्या वाकई एक बड़ी स्ट्राइक करने में कामयाब हो जाएगी? क्योंकि इससे पहले जो था स्ट्राइक आपकी तंजीम को फॉलो नहीं किया गया था पेट्रोल पंप्स की तरफ से, बहुत सारे जैसे कैंट के हैं, बाकी जगहों के हैं, पेट्रोल पंप फॉलो नहीं किया था उन्होंने। नहीं देखें, उसमें ये है कि कुछ कंपनी ओन है, कुछ आर्मी की साइट्स हैं, ठीक है, वो तो हमारे वैसे भी उसके ऑम्बिट के अंदर नहीं आते। तो बाकी ये है कि लाहौर में इस वक्त 425-26 के करीब पेट्रोल स्टेशन है, तो ये टोटल 60-70 पेट्रोल पंप्स बनते हैं जितने लाहौर में है। तो 70 पेट्रोल पंप्स लाहौर को कैटर नहीं कर सकते। सही। आप ये कह रहे हैं कि अगर स्ट्राइक होती है तो इसका मतलब ये कोई 350 के लगभग पेट्रोल पंप जो आपके हैं, कंपनी ऑपरेटेड नहीं है, वो आप उनको बंद करने की सलाहियत रखते हैं, वहाँ पे कारोबार बंद करने की? बिल्कुल इंशाल्लाह। खैबर टू कराची, गिलगित बल्तिस्तान, हम सारी जगह पे रास्ते में रास्ते में है, और इंशाल्लाह ताला ये पूरा पाकिस्तान बंद होगा। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा आतिफ अहमद, आप सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के। आप ये कह रहे हैं कि हमें 7 रुपये जो है वारा नहीं खाते 1 लीटर के ऊपर, हमें कोई 5% के हवाले से कोई 12 या 13 रुपये कम अज़ कम दिए जाएँ, और हमारी कोर कमेटी जो है वो इस पर फैसला कर लेगी चंद दिनों में, आने वाले 2-4 दिनों में। और इस सिलसिले में अभी तक प्राइम मिनिस्टर ने, मिनिस्टर फाइनेंस ने या पेट्रोलियम के जो वज़ीर हैं उन्होंने अभी तक नहीं बुलाया, लेकिन पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के जो चेयरमैन हैं वो लाहौर तशरीफ़ ला चुके हुए हैं, मुशावरत जारी है। इस वक्त एक ब्रेक। नाज़रीन, आटे का 20 किलो का थैला 2850 रुपये का हो गया, और उसके साथ ही जो चीनी है वो 140 रुपये किलो पर पहुंच गई है, और ये एक बहुत बड़ी मैं समझता हूँ कि इजाफ़ा है, बड़ा इजाफ़ा है जो कि कीमतों में हो रहा है। और ख़ासतौर पे जब हम आटे के 20 किलो के थैले की बात करते हैं तो ये कभी भी 2850 रुपये में नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि एक थैला आपने लेने के लिए जाना है आटे का, जो हम अभी कुछ अरसा पहले तक 1000 रुपये में, 1100 में, 1200 में, 900 में, 800 में, 700 में, इतने के में ही ख़रीदते रहे हैं,
और अभी भी हम अपने बजट में जब पैसे रखते हैं तो इसी के बराबर रखते हैं। तो अब हमने अगर उसी थैले को लेने के लिए जाना है तो हमारी जेब में 3000 रुपये होने चाहिए, क्योंकि अगर मैं लाहौर की बात कर रहा हूँ तो मेरे पास इतलात मौजूद है कि पिंडी में शायद इससे भी 100 रुपया ज़्यादा आपको पे करना पड़ेगा। बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर इससे ज़्यादा रेट है, खासतौर पर कराची और पेशावर की तरफ तो रेट और ज़्यादा हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास 3000 रुपये होने चाहिए। अशरफ मेहताब साहब यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। आटे का 20 किलो का थैला लेने के लिए अशरफ मेहताब साहब हमने जाना है, हमारी जेब में 3000 रुपये होने चाहिए, 250 रुपये होने चाहिए। इतना महंगा, और घर से आपने जाना है फिर वापस आना, इतना महंगा क्यों? यही तो पूछने वाली बात है ना कि जब आप कहते हैं जी महंगाई कंट्रोल हो गई है, डॉलर नीचे आ गया है, सोना नीचे आ गया है, बाकी सारी चीज़ें नीचे आ गई हैं, तो फिर आटा क्यों महंगा हो रहा है? इसकी समझ आनी चाहिए हुकूमत को और बाकी लोगों को। सबसे पहले ये है कि इसका रेट ही इतना ज़्यादा रख दिया गया, खित्ते के बाकी ममालिक से कोई ज़रा सी इसका तनासब नहीं रखा गया कि वहाँ पे 250 से लेके 3000 रुपये मन तक गंदम है और हमारे 3900 रेट करके जब उसके अखराजात डालें तो तकरीबन 4200 रुपये में वो मन गंदम पड़ रही है। तो ये लाभ हाला गरीब के ऊपर इसका असर पड़ेगा। जब ये कहा जाता था कि बम्पर क्रॉप है 2 करोड़ 80 लाख टन गंदम जो है हुई है, तो किधर गई वो सारी? महकमा पंजाब फूड की बात करें तो 40 लाख टन उसने जो स्टोर की है, और 40 लाख टन के बाद अगर पंजाब में देखें तो सबसे ज्यादा एक वक्त था अशरफ मेहताब साहब बात की जाती थी कि पाकिस्तान से गंदम जो है स्मगल हो रही है, लेकिन जब आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में गंदम ज्यादा महंगी कर दी गई है और वो स्मगल भी नहीं हो रही, आटा भी नहीं जा रहा कहीं, तो अब फिर क्या हो तो रहा? स्मगलिंग का भी जवाज नहीं है, तो फिर ये क्या सूरत हाल बनी हुई है? मैं वही बता रहा हूँ कि अगर देखा जाए 2 करोड़ 80 लाख टन में से अगर देखें तो तकरीबन 70% गंदम, 70 से 80% पंजाब के अंदर ही होती है ना। अगर उसका ही अगर एस्टिमेट लगा लें तो अगर 40 लाख टन आपने स्टोर कर ली तो 1 करोड़ जो बोरी, इसका फायदा जो है कि किसानों को 1 करोड़ बोरी किधर गई, वो कौन ले गया? आसमान खा गया, जमीन खा गई, आसमान जो है इसका फायदा जो है किसानों को बताए ना कहाँ पे है, किसानों को हो रहा है या किसानों को नहीं हो रहा। सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद महमूद खोखर जो है हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। खालिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। खालिद साहब जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। खालिद साहब आटे का 20 किलो का थैला 250 रुपये का लाहौर में हो जाए, गंदम जो है खित्ते में सबसे महंगी पाकिस्तान में हो जाए, पंजाब में हो जाए, सिंध में हो जाए, ये तो मेरा ख्याल है अब तो आप लोगों के सारे दुख दर्द दूर हो गए होंगे, आम आदमी की चाहे चीखें निकल गई हैं इससे। ये आटा इतना महंगा कैसे हो गया? देखिए मेरी अर्ज सुने कि पिछले साल हमने गंदम बेची 2200 रुपये मन। अच्छा, हमें 2205 रुपये भी नहीं मिले थे, और वही गंदम बाद में 5200 रुपये मन बिकी यहाँ पे। 1750 अरब का गैप था जो फार्मर को भी ना मिला और एंड कंज्यूमर पे बोझ भी पड़ा। अब हमने गंदम बेची 3900 रुपये में, हमें 3900 से 1 रुपया भी ऊपर नहीं मिला, और आज गंदम का रेट अगर 5200 होता है, आज भी हो गया है, तो ऊपर वाले पैसे कौन खा रहा है? वे मिडल मैन खा रहा है सारा। काश्तकार को बदनाम किया जाता है, हालांकि काश्तकार को 1 रुपया भी जो भी कंट्रोल, जो भी गवर्नमेंट सपोर्ट प्राइस तय करती है, उसको 1 रुपया भी फालतू नहीं मिलता। ना ही काश्तकार को घर से गंदम रखने दी जाती है, उसको अपने इस्तेमाल के लिए नहीं रखने जाती है, ऐसे कानून साजी की जाती है। काश्तकार के घरों में तो पुलिस दाखिल हो जाती है कि घर में गंदम पड़ी है। अब देखें ना, होना तो ये चाहिए कि इस माफिया के खिलाफ एक एक्शन होना चाहिए और सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए, क्योंकि अगर ये ना किया गया तो एंड कंज्यूमर तो मारा जाएगा। अगर मैं आपसे दो टोक अंदाज में पूछूं कि ये आटे का जो थैला है 250 रुपये का जो हुआ है और ये लाहौर का रेट है, पिंडी वगैरह का इससे भी ज़्यादा रेट होगा, तो ये इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए इसमें काश्तकार तो नहीं है ना, काश्तकार तो अपनी गंदम बेच चुका है 3900 में। 40 किलो रुपए उसने 3900 रुपए में 40 किलो गंदम पहुंच करके दिया फूड सेंटर के ऊपर। ये नहीं कि उसके घर से उठाई गई है, उसने तो पहुंचा के दी है। और इस वक्त रेट 5200 हो गया है, इस वक्त रेट 5200 है। अच्छा, इस वक्त रेट उसका 5200 हो गया। ये जिम्मेदार हुकूमत है या मिडलमैन है? इस पे काश्तकार का तो कोई कसूर नहीं है दरमियान में। काश्तकार को तो 3900 से 1 रुपया भी ऊपर नहीं मिला, 1 रुपया भी उसको नहीं मिला। नहीं, काश्तकार भी सियाना हो गया, उसने भी गंदम रोकनी शुरू कर दी थी और उसने भी कहा था कि मैं ज्यादा पैसों पर बेचूंगा। काश्तकार ने बिल्कुल गंदम नहीं रोकी, ना वो रोक सकता है, क्योंकि उसके घर में तहसीलदार, पुलिस, ऐसे एक भी सैकड़ों रेड हुए हैं। हत्ता कि यहाँ तक ये हुआ है कि 20 तक गंदम नहीं रखने दी इस मुल्क में। फीड कंपनियों को गंदम नहीं खरीदने दी गई। मेरे पास 100 मिसालें हैं, मैं आपको बता सकता हूँ। बात यह है कि ये सारा कुछ सर, ये आटा, अब मुझे एक बात बताएं, एक गरीब आदमी, एक मजदूर आदमी 20 किलो का आटा थैला लेने के लिए जाएगा तो वो अपनी जेब में 3000 रुपये डालकर लेकर जाएगा। देखिए जी, मैं आपको अर्ज करूं, गरीब आदमी के लिए मैं अपने जज्बात का लफ्जों में इहता करके नहीं बता सकता कि मुझे कितनी तकलीफ है उसकी।
कि जब मैंने गंदम उगा के मैंने गंदम बेच दी 3,900 में, तो उसको 4,000 में मिलनी चाहिए। मैंने 3,900 में पहुंच की है, ये नहीं कि मेरे घर से उठाई गई है। वो ट्रांसपोर्टेशन के लोडिंग अनलोडिंग सारा खर्चा मेरा था। मैंने फूड सेंटर पे पहुंचाई है वो गंदम, लेकिन उसके बाद ये हशर हो, इट मीन्स के रियासत की रेट नहीं है। हर दफा यही होता है, हम जो चीज बेच के आते हैं, अभी हमने मुंजी बेची थी को 4,500 रुपए, उसके बाद में 5,200 रुपए तक रेट चला गया। 1,000-1,200 अरब रुपए कौन खा गया? काश्तकार के घर तो नहीं आया। काश्तकार के तो इतने हालात भी अच्छे नहीं है। काश्तकार के ना घर के हालात अच्छे है, ना खेत के हालात अच्छे है, ना तालीम के हालात अच्छे है, ना उसके बच्चों की सेहत के हालात अच्छे है। मैं काश्तकार का मैं नुमाइंदा हूँ। सर, अब काश्तकारों के नुमाइंदे हैं। काश्तकार हर मौके पे यही कहते हैं, हर साल हर बरस यही कहते हैं जी हम लुटे गए, हम मारे गए। और जब भी फसलें बेचते हैं उसके बाद नई नई गाड़ियाँ, नई नई करोला तो आपके पास ही आती हैं, पिजारो आ जाती हैं, लैंड क्रूजरें आपके पास ही आ जाती हैं, और हर पिंड के अंदर जो है नई नई गाड़ियाँ आ जाती हैं। सर, वो आपके काश्तकार ही खरीदते हैं ना? बनी साहब मेरी बात सुन ले, जी। ये पूरा डेटा चेक कर ले। गाड़ियाँ कौन खरीद करता है? गाड़ियाँ मोस्टली वो खरीद करते हैं या जमीन बेचते हैं, जो सोसाइटियां बन रही हैं, जो सबसे बड़ा जुल्म हो रहा है पाकिस्तान के ऊपर, सही। वो गाड़ियां खरीदते हैं। अच्छा, थोड़ा सा जब वो शहरी नजदीक सारे बाकी काश्तकारी में से इतना ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं हो सकता। सही। इस आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत और माफिया ये दो जिम्मेदार हैं इस वक्त, जो 2,850 रुपए पर पहुंचा है थैला, या 5,200 रुपए पे गंदम पहुंची है। अशरफ मेहताब साहब मेरे साथ मौजूद हैं, वो इस पर कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं। अशरफ साहब, मेरा एक चैलेंज है, मुझे कोई एक मिसाल दे दे कि किस काश्तकार को 3,900 की बजाय 4,000 मिला हो। ठीक। जी मैं बता देता हूँ। देखिए, मैं एक दिन गया हुआ था महकमा फूड के दफ्तर में, और वहाँ पे काश्तकार आगे बैठे हुए थे, बड़े जो चेक वेक लेने थे, जिन्होंने गंदम देनी थी। तो उसमें जब उनकी गुफ्तगू सुनी, मैं जाके बैठ गया। उनको तो यही पता था कि ये भी कोई काश्तकारी है, ये कौन सा रिपोर्टर है। तो जब मैंने उनकी गुफ्तगू सुनी तो मैं तो कानों को हाथ लगा के बाहर आ गया कि यार इस तरह की सोच रखते हैं ये हमारे मुल्क के जो बड़े जिम्मेदार हैं, टू द पॉइंट आए सर, टू दी पॉइंट आऊँगे। वो कह रहे थे जी लैके वहा लैन हुण साडे कोलों कर ले ना, छापे मार ले, इंज कर लिया, गंदम तो ही रखी हुई है, मर्जी ना देंगे। मतलब कहने का ये जो मिडल मैन कहा जाता है, इसके अंदर जो बड़े जिम्मेदार हैं वो शामिल हैं। वो उन्होंने अपने वेयर हाउसेज बनाए हुए हैं, उन्होंने अपने डेरे बनाए, उन्होंने अपनी इस तरह से वो राइस मिल के अंदर गंदम छुपा देते हैं, वो जाके ताकि जवाब सुन लीजिए। जवाब माफिया का हिस्सा था ना है, ये काश्तकारों को बदनाम करने की आप बात कर रहे हैं। काश्तकार कहीं भी स्टोरेज नहीं करता, काश्तकार के पास कोई स्टोरेज है ही नहीं। काश्तकार स्टोरेज करता है, क्यों नहीं करता? आप कैसे कैसे स्टोरेज जो बने हुए हैं मुख्तलिफ जगहों पे बने हुए हैं, वहां जाकर रखवा देता है वो। आप गलत बात कर रहे हैं। काश्तकार बिल्कुल स्टोरेज नहीं करता भाई। मैं अब लड़ने की बात नहीं है। जो बड़े जागीरदार हैं, जिनके पास लाखों एकड़ जमीन है, वो उनके पास क्या आप समझते हैं कि स्टोरेज के लिए जगह ही नहीं है? आप इस तरह ना करें। 1,700 रुपया आपको इजाफी मिला, 2,200 रुपया आप पहले दी, ना 500 बढ़ाया ना 400 बढ़ाया। गरीब मजदूर जो है उसके ऊपर बोझ डाला, जो मुलाजिम आदमी उसके ऊपर बोझ डाला। आप अभी भी खुश नहीं है। आप कहते गाड़ियां नहीं खरीदते। मेरा एक शोरूम वाला वाकफ है, उसके फोन आया उसका, किसी का, उसने कहा जी मैंने फलां गाड़ी लेनी है जनाब, फाओ ने कही 1.5 करोड़ दी। कहता जी फिक्र ही ना करो, बोरी जा रहे हैं ना पैसे, गड्डी दे रखो तैयार करके। तो ये कहां से ले लिए? आप कहते हैं काश्तकारों के पास गाड़ियां नहीं है। ये सारा कुछ ही है भाई। हर बंदा कहता है, देखे पेट्रोल डीलर कहते हैं हम मर गए, बड़े जागीरदार कहते हैं हम मर गए, हम मर गए। तो ये कौन खा रहा है? मुझे बताएं, खा रहा है? हम खा रहे हैं, गरीब लोग खा रहे हैं, तनख्वाहदार आदमी खा रहा है। कौन खा रहा है? खालिद साहब, कौन खा रहा है? देखिए, काश्तकार को तो 3,910 रुपए भी नहीं मिले। काश्तकार को तो 3,900 मिले, बाद में रेट क्यों बढ़ा है? इससे पिछले साल हमने 2,200 रुपए बेची, 5,200 रुपए तक रेट क्यों किया है? कौन खा रहा है इस चीज को? सही है। 2,200 से 5,200 पे आ गया एक साल में, पता नहीं अब कौन खा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद महमूद खोखर साहब, आप सदर किसान इत्तेहाद के हमारे साथ टेलीफोन पर मौजूद थे, और आप कह रहे हैं कि बिल्कुल जी हमारा इसमें कसूर नहीं है। किसान के पास स्टोरेज की, मैं इससे इख्तलाफ करता हूँ कि किसान के पास स्टोरेज की कैपेसिटी नहीं है। छोटे 12, 13, 14 एकड़ वाले लोगों के पास बड़ी ज़मीन है यार, उन्हें स्टोरेज प्राइवेट स्टोर में रखवा देते हैं। आप क्या कर लेंगे उनका जाके? जब प्राइवेट स्टोर में जाके वो गंदम रख लेंगे, वहाँ और भी चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो वहाँ कौन उनको जाके चेक करेगा? वो तो स्टोरेज या लीगली तौर पर बनाया हो उन्होंने, बाकी चीजें भी वहां पर कहते हैं हम स्टोर नहीं करते, मिडल मैन स्टोर करता है। ये मिडल मैन का लफ्ज है बदनाम करने के लिए, उसमें सारे ही शामिल है जाए। ये मिडल मैन है कौन? को शहर के लोग तो थोड़े हैं, वही है ना जो जहाँ पे इर्द गिर्द के लोग हैं इनके, वहाँ पे जाते हैं, वो जाके उनसे मिडल मैन से जिससे भी मिली भगत करते हैं, रख लेते हैं। ये मिडल मैन से अगर इतना ही बुरा है तो मिडल मैन से ये क्यों लेते हैं कर दे?
ये काश्तकार उनसे पहले एडवांस में कर्जे ले लेते हैं खाद के लिए, बीज के लिए, फिर उसे वो तय कर लेता है कि इतने में हम लेंगे, तो फिर उसके बाद किसको देनी है भाई? फिर उसी को देनी है ना। तो मिडल मैन तो ये खुद पैदा कर लेते हैं ना उसमें। सही है। चले, ये तो मामला अशरफ मेहताब साहब के साथ गर्मा गर्मी भी हो गई और ये मामला अपनी जगह पर पहुंच गया। नाज़रीन, एक और इशू है, और इशू ये है कि इस वक्त जो पोल्ट्री की प्राइसेस हैं वो वापस आने के लिए तैयार नहीं। ब्रायलर मुर्गी जो है वो 700 रुपये पर पहुंची थी और बड़ी उसने छलांग वापस मारी है, तो अब 608 रुपये पे आज उसका रेट है। 600 650 इस पर ही ये जा रही है। पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन जो है वो कहती है कि हमें कोई सोयाबीन ऐसी कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड कोई मंगवाने की इजाज़त दी जाए, वो हुकूमत दे नहीं रही। और क्या सिर्फ उसी की बुनियाद पे ये सारा कुछ हो रहा है? ये ब्रायलर मुर्गी जो है, जो आम आदमी के घर में पकती है, जो घर पे मटन अफोर्ड नहीं कर सकता, जो बीफ नहीं खा सकता, वो कहता है कि मुर्गी खा लेता था, अब वो मुर्गी भी नहीं खाई जा रही। रज़ा खुरसान साहब जो हैं साबिक चेयरमैन हैं, हमारे साथ इसका टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन की नुमाइंदगी कर रहे हैं। रज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नजम भाई कैसे हैं? सर अल्लाह का शुक्र। रज़ा खुरसान साहब, मैं आपकी कंपेन भी देख रहा हूँ जिस वक्त आप चला रहे हैं हुकूमत से मॉडिफाइड सोयाबीन मंगवाने के लिए, लेकिन सवाल ये है कि ये मुर्गी इतनी महंगी होती चली जा रही है। सर, ये पोल्ट्री फार्म वाले कितना मुनाफा कमाएंगे, कितना कमा कर ले जाएंगे? ये गरीब का गोश्त खाने का वाहिद ज़रिया था, ये कब तक महंगी रहेगी? जी बहुत शुक्रिया मुझे अपना मौक़िफ़ देने के लिए। और गुजारिश ये है कि ये जो कैंपेन का आपने जिक्र किया है, ये पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन और ऑयल एक्सट्रैक्शन एसोसिएशन का कंबाइन है और ये बड़ा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। उसमें मुख्तसर से टाइम में अपना इंडस्ट्री ने अपना मौक़िफ़ बयान किया है। बुनियादी तौर पर आप देखें तो 380 या 400 रुपये हाईएस्ट रेट था अक्टूबर 2022 तक चिकन का। सही। ऑल ऑफ सडन उस वक्त अभी भी वही फेडरल मिनिस्टर हैं फूड सिक्योरिटी, उन्होंने न जाने उन्हें कहाँ से ख्याल आया और जो इंपोर्ट हो रही थी सोयाबीन मील पिछले 15 साल से, उन्होंने कहा जी ये तो जीएमओ है तो इसकी तो अलाउ नहीं है, तो हम इसको नहीं आने देंगे। तो फिर एक मुसलसल एक उसके ऊपर 3-4 काफ़ी प्रॉब्लम रही और बेशतर शिप जो है वापस चले गए। 2-3-4 शिप जो है वो कंडीशनल ऑफलोड हुए और उसके बाद अब आपको सोयाबीन मील अवेलेबल नहीं है। जेनेटिकली मॉडिफाइड जो सोयाबीन है ये ऐसे ही है कि जैसे आज हमारे स्टूडेंट लाइफ में गंदम का जो बीज था वो देसी कहते थे, ये देसी गंदम होनी चाहिए। उसके बाद हाइब्रिड सीड आ गया। हाइब्रिड के बाद अब जो सीड आ रही है वो जीएमओज हैं। आपके मुल्क में इस वक्त जो मकई प्रोड्यूस हो रही है उसका सीड जीएमओ है। हज़ारों चीज़ें आपको पाकिस्तान में मिलेंगी इंपोर्ट की जो जीएमओ है। अब पता नहीं मिनिस्टर फूड सिक्योरिटी ने क्यों इसको इतना पर्सनल ले लिया, तो क्यों इतनी एकदम उनके अंदर हुब्बुल-वतनी जाग गई कि 380 वाली मुर्गी को 650 से लेके 700 रुपये तक ले गए। ये 200% मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि मुर्गी को दस्तयाबी में जो कमी आई है सप्लाई में, उसकी जिम्मेदार ये वफाकी वजीर है। और इस वक्त हमारी 40% इंडस्ट्री बंद हुई है। उससे पहले ये रेट नहीं थे, उससे पहले दो दफा रेट ऊपर गए, कुछ दिन के लिए नीचे आ गए। इस वक्त मैं पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ कि मिनिस्टर फॉर फूड सिक्योरिटी कहते हैं, खुरसान साहब वो कहते हैं कि हम इसको आवाम की सेहत को यकीनी बनाने के लिए ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो है हम इसकी इजाज़त नहीं दे रहे, सोयाबीन की इजाज़त नहीं दे रहे। आप सेहत बख्श इस्तेमाल करें, मुकामी तौर पे तैयार। आप मिनिस्टर फूड सिक्योरिटी से किसी ने पूछा कि आपके पास कौन सा ऐसा रिसर्च डॉक्यूमेंट है मुस्तनद, कम से कम एफटीए का कोई डॉक्यूमेंट निकाल के दे दें कि जिसमें इसके ऊपर ऐसा कोई एतराज़ किया गया हो जो हमारे मिनिस्टर साहब कहते हैं। बिल्कुल गलत बात है। मैं आपको इसका एक एविडेंस देता हूँ कि पूरी दुनिया में जो जीएमओ सोयाबीन है वो 94% है। सिर्फ 6% जो सोयाबीन है वो नॉन जीएमओ है। वो कंट्री लाइक इंडिया दे आर प्रोड्यूसिंग और वो उसके खुद ही कंज्यूमर है। तो सर हम खुद क्यों नहीं सोयाबीन इसको प्रोड्यूस कर सकते जो हमारी कुछ उसके लिए एक ख़ास आबो हवा और
तो उस टाइप की ज़मीन चाहिए होती है जो कि हमारे पास बहुत कम available आप ये कह रहे हैं कि जब तक है। जीएमओ की इंपोर्ट की इजाज़त नहीं मिलेगी, ये चिकन जो है ये इसकी कीमत कम नहीं हो सकती? नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। सोयाबीन मील की अवेलेबिलिटी का मतलब है कि फीड की क्वालिटी का बेहतर होना और फीड की प्राइसेस का कम होना, और इसका तल्लक मुर्गी के साथ आ जाता है। जिस वक्त हम सोयाबीन मील, और सोयाबीन मील का कोई मुतबादल नहीं है। जब हम पोल्ट्री को सोयाबीन मील वाली फीड देंगे तो पोल्ट्री की क्वालिटी भी बेहतर होगी, क्वांटिटी भी बेहतर होगी, उसकी प्राइसेस भी नीचे आएंगी। सही। ये एक समझने वाली सिंपल सी बात है जो 20 अक्टूबर से लेके आज तक मिनिस्टर साहब नहीं समझ सके। शायद आखिरी दिनों में प्राइम मिनिस्टर साहब को इसलिए हमने ये ऐड दी है मीडिया के ऊपर कि शायद प्राइम मिनिस्टर साहब जाते जाते एक पेन स्ट्रोक के साथ ये बेहतरी कर दें जो उन्हीं के मिनिस्टर के हाथों बर्बादी हुई है। आप यकीन करें कि ये इस वक्त 650 700 या 600 से 700 वाला चिकन है। मैं आपको पूरी गारंटी से कहता हूँ कि ये 500 450 400 पे वापस चला जाएगा। अगर सिर्फ और सिर्फ जो मिनिस्टर फॉर फूड सिक्योरिटी जो है आपको जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या सोयाबीन जो है वो इंपोर्ट करने की इजाज़त दे दें तो ये चिकन की कीमत में 100 से 200 रुपये तक कमी हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। और ये अवाम की सेहत के लिए हरगिज़, रज़ा खुरसान साहब, ये अवाम की सेहत के लिए हरगिज़ मुज़र नहीं होगा। नजम साहब 94% सोयाबीन GMO यूज हो रही है, अमेरिका में हो रही है, यूरोप में, दुनिया में कौन सा मुल्क है जहाँ नहीं हो रही। सही, बहुत बहुत शुक्रिया रज़ा खुरसान साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनका ये कहना था कि मिनिस्टर फॉर फूड सिक्योरिटी जो है वो इसके जिम्मेदार हैं। इस वक्त जो आपको चिकन महंगा मिल रहा है और अगर वो इंपोर्ट की इजाज़त दे दें तो चिकन जो है 100 से 200 रुपये किलो तक उन्होंने बात की, ये सस्ता हो जाएगा। हमारे साथ अशरफ महताब साहब ने हमें प्रोग्राम में शिरकत की, बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी तमाम मेहमान जो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर शरीक हुए उनका शुक्रिया। आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।